सभी को नमस्कार। आज की +2 क्लास की पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 4 पर चल रहे हैं। लेसन का नाम है भारत के विदेश संबंध। इस लेसन के पहले भाग में हमने देखा कि जो भारत की विदेश नीति है उसके निर्माता कौन है? पंडित नेहरू जी। उन्होंने भारत की विदेश नीति बनाते हुए किन किन तत्वों को ध्यान में रखा, वो सब चीज़ें हमने पहले भाग में पढ़ी। आज हम भाग 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। शीत युद्ध क्या था कि जो पूरा विश्व है वो अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, ये 2 अलग अलग गुट बन गए थे, उनके बीच में बट गया था। तो जो हमारा भारत है उसने किसी एक गुट में जाने की बजाय स्वतंत्र अपनी नीति का अनुसरण करने की सोची। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुट निरपेक्ष सम्मेलन बनाया गया। तो आइए देखते हैं आज के इस भाग 2 में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, कब बनाया गया, इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं और इसकी क्या प्रासंगिकता है आज के दौर में। तो चलिए, बहुत ही सुंदर स्लाइड्स के माध्यम से हम इस लेसन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगती है तो आप अपनी वो जो भी आपको समझ नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका डिटेल में बता दूंगी, चाहे वीडियो के फॉर्म में मुझे आपको बना के देना पड़े, लेकिन उसका आंसर आपको डिटेल से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। देखिए, शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है अफ्रो एशियाई एकता, ये वो सम्मेलन था जिसकी वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। देखिए, देखते हैं सबसे पहले अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन क्या था और इसे किसने ऑर्गेनाइज किया, कब किया और क्यों किया। जो अफ्रो एशियाई एकता था वो भारत ने, देखिए, अपनी आकार, स्थिति और शक्ति की संभावना को मापकर पंडित नेहरू जी ने एशियाई मामलों में एक बड़ी भूमिका निभाने का सपना देखा था। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के जो देश गुलामी से आज़ाद हुए थे उनसे संपर्क किया और उन सबको इकट्ठे मिलके रहने के लिए आह्वान किया। तो उन्हीं के कहने पर 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसमें इंडोनेशिया को आज़ादी दिलवाने के प्रयास किए गए। इंडोनेशिया जो कि डचों के अधीन था, इंडोनेशिया पर डच लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ था। 1949 में उसे आज़ाद करवाया गया। तब सभी देशों ने मिलकर जो नस्लवाद, रंग भेद की नीति है या दूसरों को गुलाम बनाने की नीति है, उसके खिलाफ एक सम्मेलन किया, जो कि किया गया था बाडुंग शहर में 1955 में। इसमें यही सब सोचा गया कि जो नए आज़ाद हुए देश हैं, चाहे वो एशिया के हैं या अफ्रीका के हैं, उन सबको मिलकर इकट्ठे चलना है और अपनी सभी को एक दूसरे की प्रगति में सहयोग देना है। तो उसी के लिए ये सम्मेलन हुआ था और यहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। तो अब हम देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन को। देखिए, तस्वीर देखिए, गुट निरपेक्ष सम्मेलन की है, जो कि 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन। तो आइए अब देखते हैं इसके संस्थापक सदस्य कौन थे। गुट निरपेक्ष सम्मेलन के संस्थापक सदस्य कौन थे? सबसे पहला देखिए, यूगोस्लाविया के जो जोसेफ
ब्रोज टिटो। दूसरे थे मिस्र के गमाल अब्देल नासिर। तीसरे हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू। चौथे घाना के क्वामे नकरमहा और पांचवें थे इंडोनेशिया के सुकर्नो। इंडोनेशिया जिसकी की आज़ादी में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। आइए अब देखते हैं इसकी स्थापना। जो इसकी नींव थी वो 1955 के अफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई और जो इसका पहला सम्मेलन हुआ वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ। आज की डेट में 2018 तक इसके सदस्य 120 हैं। 120 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें कि अफ्रीका के 53 देश इसमें शामिल हैं, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई के 26 और यूरोप के 2 देश, 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो इसमें पर्यवेक्षक हैं, मतलब जो इसके ऊपर निगरानी रखते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसके सिद्धांत क्या हैं। ठीक है ना जी। अगर ये बनाया गया है तो इसके सिद्धांत क्या थे, किस लिए इसे बनाया गया। तो चलिए इसके सिद्धांत देखते हैं। जो इसका सबसे पहला सिद्धांत था, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, तो उसके कानूनों और सिद्धांतों का सम्मान करना। जो इसका दूसरा उद्देश्य था, सभी राज्यों की समरूपता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। मतलब किसी भी देश को गुलाम बनाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, सभी को समान समझा जाएगा और सभी की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा। अगला जो इसका मेन सिद्धांत था वो था, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा। मान लीजिए किसी 2 देशों में कोई मतभेद हो जाता है तो उसका जो समाधान है वो शांतिपूर्ण किया जाएगा। देश और लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाएगा। किसी देश में किसी भी तरह की परंपराएं, रीति रिवाजों, उस सभी का सम्मान किया जाएगा। आपसी हितों और अधिकारों की समानता के आधार पर राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों में मौजूद मतभेदों की परवाह किए बिना साझा हित, न्याय और सहयोग की रक्षा और संवर्धन किया जाएगा। मतलब एक दूसरे का जिससे फ़ायदा हो वो काम किए जाएंगे, दूसरे की रक्षा करने का काम किया जाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिससे दूसरे देश की सुरक्षा को खतरा पहुँचे। उसके अलावा व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। चलिए इससे आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं इसे बनाने के उद्देश्य क्या थे, कि क्यों ये बनाया गया। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था, एक अमेरिका और दूसरा भूतपूर्व सोवियत संघ। तो जो अधिक से अधिक देश थे वो या तो अमेरिका की तरफ या सोवियत संघ में शामिल हो रहे थे। तो ऐसे में इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, देखिए, विश्व राजनीति में स्वतंत्र रास्ता बनाने की मांग। मतलब अपना एक स्वतंत्र अपनी भूमिका निभाना, ताकि कोई दूसरे देश के कहे अनुसार आप उसके प्यादे बन के ना चलें। वो कहे आप आगे चलो तो आगे, पीछे गए तो पीछे, तो उसके प्यादे ना बन सकें। दूसरा, यह स्वतंत्र निर्णय के अधिकार, साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। मतलब ये जो संगठन बनाया गया था ये साम्राज्यवाद के खिलाफ था। जो देश अभी अभी गुलामी से आज़ाद हुए थे उन्हें सहयोग करने का पक्षधर था। तीसरा जो इसका लक्ष्य था मेन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पुनर्गठन की सुविधा।
मतलब देखिए, जो देश अभी अभी आज़ाद हुए उन्हें धन की परेशानी हो सकती है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था उन्हें सहयोग करना, उन देशों के साथ आपस में व्यापार करना, उन्हें सही दाम पर चीज़ें उपलब्ध करवा देना। तो ये सारा इसे बनाने का उद्देश्य थे। अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध जब चल रहा था तो उस समय इसकी क्या भूमिका थी। देखिए, हमने पढ़ा था कि दक्षिण अफ्रीका में गुटनिरपेक्ष और रंग भेद की नीति थी। तो ये जो गुटनिरपेक्ष संगठन है वो उसके खिलाफ है, रंग भेद की नीति की। तो इसने रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए अपना सबसे अधिक योगदान दिया है। दूसरा, निशस्त्रीकरण। देखिए, इसे बनाने का उद्देश्य ये था क्योंकि शीत युद्ध के समय सभी देश अधिक से अधिक शस्त्र बनाने की होड़ में लगे हुए थे। उससे उनका धन बर्बाद हो रहा था। उस जो धन देश के विकास में लगना चाहिए था वो विकास में ना लगकर हथियारों की खोज में लग रहा था। तो इसका उद्देश्य था कि निशस्त्रीकरण, मतलब शस्त्रों को कम से कम बनाया जाए या ना ही बनाया जाए, जो हैं भी उनका प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाए। तो ऐसी सोच के साथ ये गुटनिरपेक्ष संगठन बनाया गया था। अब देखिए, इतना बड़ा संगठन बनाया गया, तो अब हम इसमें देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है इसमें। देखिए, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है जी। तो जो भारत है, अब हम देखेंगे उसकी स्थिति कैसी है। भारत विशेष रूप से अधिकांश अन्य जो इस संगठन के देश हैं, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं जिसे हम, देशों को उदार आर्थिक व्यवस्था के भीतर अलग अलग स्तर पर खुद के लिए एकीकृत किया है, इससे लाभान्वित हुआ है। भारत ने अनेक देशों के साथ समझौते किए हैं जिससे कि भारत को उसका लाभ मिला है। भारत G20 का सदस्य है, उसने खुद को परमाणु शक्ति के रूप में घोषित किया है, लेकिन उस परमाणु शस्त्रों का प्रयोग वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा, ऐसा उसने कहा है भारत ने। देखिए, भारत ने खुद को नई पुरानी वैश्विक शक्तियों के साथ भी जोड़ा है, जिससे कि भारत को उसके कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। तो चलिए इससे आगे देखते हैं हम। अब वो कहते हैं कि जब शीत युद्ध खत्म हो चुके, आज जो भूतपूर्व सोवियत संघ था वो बिखर के 15 स्वतंत्र राष्ट्रों में बट गया, तो अब कोई विश्व में ऐसे दो गुट रह ही नहीं गए। तो क्या अब भी इसकी हमें ज़रूरत है? तो देखिए, क्यों ज़रूरत है अगर है इसकी। तो सबसे पहला वो क्या कहते हैं, शांति की स्थापना के लिए। शांति की स्थापना के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। देखिए, विश्व में आज भी कई जगह राष्ट्रों में किसी बात को लेकर मतभेद खड़े हो जाते हैं। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि शांति की स्थापना करना। दूसरा, प्रादेशिक अखंडता और समरूपता की पक्ष लेना। इसका क्या उद्देश्य है कि ये हर राष्ट्र के साथ खड़ा है जो कि अपनी अखंडता के लिए प्रयास कर रहा है या अपने आप को दूसरे देशों का गुलाम होने से बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की आज के समय में भी आवश्यकता है। देखिए, तीसरी दुनिया के देश जो कि अभी नए नए आज़ाद हुए देश हैं, उन्हें अपने आप को विकसित देशों की शोषण से बचाने के लिए गुटनिरपेक्ष संगठन की आवश्यकता है आज भी। संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करने के लिए, देखिए जो नाम है उसकी कुल सदस्य 120 हैं और वो अधिकांश जो देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के भी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं ये लोग। अब हम देख लेते हैं कि क्या आने वाले समय में इसका कोई भविष्य भी है।
या नहीं है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो देखिए, गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था, अब उसका वैसे तो कोई महत्व नहीं रह गया। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था कि जो दूसरे देशों के गुलाम बने हुए हैं, या जहाँ रंग भेद की नीति है, या कोई लड़ाई झगड़े उसे शांतिपूर्ण सुलझाना। लेकिन अब वो स्थितियाँ सब बदल चुकी हैं। दूसरा क्या कहता है कि एक ऐसा मंच है जहाँ भारत अपनी नरम शक्ति को बढ़ा सकता है और सक्रिय नेतृत्व प्रदान कर सकता है। बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ छोटे छोटे देशों के ऊपर भारत एक अपने आप को शक्तिशाली देश के रूप में दिखा सकता है। तो दोनों ही तरह के विचार हैं। कुछ जो विचार हैं वो इस पक्ष में हैं कि इसे अब ख़त्म कर देना चाहिए, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि जो छोटे छोटे देश हैं, भारत उनके लिए आज भी एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा है, तो इसे ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने अगले इसके भाग में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।